नमस्कार। आज हम लोग वर्ग विवेक पर बात करेंगे। देखिए, वर्ग विवेक पर बात करने से पहले मैं कह दूं कि महर्षि पाराशर ने जो अपने ग्रंथ बृहत्पराशर होरा में जो सूत्र दिए थे, मैं उसी पर केवल बात करूंगा। परंतु उस बात पर आने से पहले मैं यह कह दूं कि वर्ग का एक अलग प्रयोग हुआ करता था, परंतु आज के समय पर उसे एक अलग ही आयाम दे दिया गया है। अगर मैं यह कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ज्योतिष में जितने भी चीज़ों का समावेश है, उन चीज़ों में से जो वर्ग की जब बात आती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रामक स्थिति आज बनी हुई है। बड़े बड़े विद्वान लगे हुए हैं इसमें कि इसे शोध करके कुछ इसमें हासिल किया जाए, और कई पुस्तकें जो है लिखी जा चुकी हैं अभी। जबकि हमारे ऋषियों ने और पूर्व के जो आचार्य आदि हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ जो है इन वर्गों पर नहीं कहा। दूसरी स्थिति यह बन रही है कि कहीं ना कहीं मेरी समझ में, और जो एक्चुअल जो प्रैक्टिशनर्स थे, जो उच्च कोटि के जो विद्वान थे, उनका भी यह मानना है कि कहीं ना कहीं जो है वर्ग गलत बन रहा है। वर्ग बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ मिश्रण हो गया है, और सभी वर्ग जो है, मैक्सिमम वर्ग जो है गलत बन रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से होरा, दृष्टान और त्रिशांश तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए, उसमें बहुत भारी विडंबना है। और होरा की तो स्थिति सबसे ज़्यादा जो है खराब हो चुकी है। न जाने कितनी प्रकार का होरा जो है बनने लग गया है आज के समय पर। अब ऐसी स्थिति में दैवज्ञ या जो ज्योतिषी है, वह उसके समक्ष बहुत बड़ा जो है संकट उपस्थित हो जाता है कि आखिर किस होरा का निर्माण किया जाए और फलादेश किससे किया जाए। तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि आपको होरा चक्र में फंसना ही नहीं है। आप D1 से में ग्रहों की स्थिति को देखें, और उस ग्रहों के लॉन्गिट्यूड्स को देखकर आप निश्चित तौर पर जो है ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं कि यह ग्रह क्या अपनी दशा में सुफल देगा, क्या यह धन देगा या नहीं देगा। सीधी बात, ठीक है। तो विलंब न करते हुए हम लोग सूत्रों पर चलते हैं। तो देखिए, जो सूत्र है, जो कि आजकल अवेलेबल भी होगा जो आधुनिक जो ज्योतिषी हैं उनके ग्रंथों में भी, कि होरा वर्ग केवल रविचंद्र का ही होता है। अभी देखिए, यहाँ पर एक भ्रम है कि केवल रविचंद्र का ही होता है। तो इसमें लोगों ने क्या किया है कि सिंह और कर्क को रख दिया है। अर्थात होरापत कुंडली में जो है, बेसिकली वो कुंडली तो होगी नहीं, मान लेते हैं कि वो कुंडली अगर बनाएंगे भी हम लोग, तो उसमें सिंह राशि में या तो ग्रह चले जाएंगे या कर्क में चले जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है। ऋषि ने अपने ग्रंथ में श्लोकों में एक जगह पर मेष से जो है बात की गणना करने के लिए कुछ निर्देश दिया है हिडन में। यही स्थिति जैमिनी सूत्रम की भी है। जैमिनी ऋषि भी इनडायरेक्टली जो है वो इशारा कर रहे हैं कि मेष से क्रम में बढ़ते जाइए। अर्थात यदि मेष लग्न है तो मेष लग्न वाले व्यक्ति का होरा जो है, उसका लग्न जो है या तो मेष में होगा या वृषभ में होगा, ठीक है। इसी प्रकार जब वृषभ लगन की पत्रिका होगी तो वृषभ लगन की पत्रिका वालों का जो लग्न होगा वह मिथुन होगा या कर्क होगा। इसी प्रकार से क्रम में हम लोगों को चलते जाना है। कुछ समय पहले के एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए, उनका नाम आज भी विख्यात है ज्योतिष जगत में। उनका नाम है श्री राम यत्न ओझा। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में पूर्ण रूप से जो है वर्ग पर पूरा खंडन किया हुआ है कि ये वर्ग जो है सभी गलत बन रहे हैं, और इसमें कोई उन्होंने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह ठीक प्रतीत होता है। जैसा कि ऋषियों का वाक्य है उसके अनुसार सही प्रतीत होता है। खैर, अपने इस भ्रम में न पड़ें कि क्या सही है क्या नहीं है, ये सिद्धांत कहाँ से आया, वो सिद्धांत कहाँ से आया। हम लोगों को इनमें नहीं पड़ना कि आधुनिक ज्योतिषी सही है या ऋषि सही थे। मेरा कहना तो इतना ही है कि अगर विश्वास करना है तो ऋषियों को करें, और किसी पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता रह जाती नहीं है। तो देखिए, ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि जो पुरुष ग्रह होते हैं वह सूर्य की होरा में
और चंद्र और जो स्त्री ग्रह होते हैं जैसे कि चंद्र, शुक्र, शनि, ये चंद्र की होरा में फल देते हैं। तो देखिए पुरुष ग्रह में हम लोग जानते हैं कि सूर्य, गुरु और भौम अर्थात मंगल, ये 3 पुरुष ग्रह बताए गए हैं। तो यह सूर्य की होरा में फल देते हैं। और जो स्त्री ग्रह होते हैं चंद्र, शुक्र, शनि, ये चंद्र की होरा में अपना अच्छा फल प्रदान करते हुए देखे गए हैं। बुध जो है वो दोनों की होरा में फल देता है, क्योंकि बुध जो है वो डुअलिस्टिक प्लैनेट है और साथ ही साथ उसे विशेष रूप से नपुंसक लिया गया है। हालांकि नपुंसक जो है वो शनि को भी लिया गया है, परंतु यहाँ पर ऋषि जब कुछ बात कह रहे हैं तो उसे पक्का मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए अभी यह तो बात हो गई, परंतु इसके साथ एक सिद्धांत और है। वह सिद्धांत यह है कि जो मुझे भी सटीक लगता है कि जो पुरुष ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, गुरु और मंगल, तो जब ये D1 की पत्रिका में पुरुष राशि में ही बैठे हों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब ये D1 की पत्रिका में पुरुष राशि में ही बैठे हों, साथ ही साथ यह ग्रह सूर्य की होरा में भी जाएंगे, तब इनका विशेष फल देखने को आता है। ठीक है, इसी प्रकार आप स्त्री ग्रहों के लिए भी समझिए कि जब स्त्री ग्रह चंद्र, शुक्र, शनि आदि, ठीक है, अगर बुध भी जो है वो स्त्री राशि में बैठा है तो ये जो ग्रह हैं जब ये D1 में सम राशियों में बैठे होंगे, स्त्री राशियों में बैठे होंगे, और ऐसी स्थिति में ही यदि वह चंद्र की होरा में चले जाएंगे तो वो अपना विशेष फल करेंगे। देखिए परंतु बात इतनी तक ही नहीं रुकती है। ऋषि ने आगे क्या कह दिया है, यह जो है सूत्र नंबर 14 है। आई थिंक ये आपको बृहद पराशर के 8वें अध्याय में मिलेगा। विवेक विवेचनाध्याय या विवेक वर्ग विवेकाध्याय कहकर होगा। ये आपको 14 नंबर श्लोक है। और यह जो ट्रांसलेशन है BPHS का, यह ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार बनारस से जो है उसका है। आज के समय पर तो बृहद पराशर भी कई ट्रांसलेशन में अवेलेबल है, अलग अलग ट्रांसलेशन को आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी इसमें ऋषि कहते हैं कि रवेह फलम स्वहोरादौ फलहीनम विराम के मध्यनुपातात सर्वत्र दृष्काणेपि विचिंतयेत। इनका कहना है कि यहाँ पर ट्रांसलेशन को भी हम लोग फटफट पढ़ लेते हैं कि यदि रवि जो है वो अपनी होरा में अगर बैठा है, साथ ही साथ उसके अंश जो है बहुत कम है, ठीक है, तो वह पूर्ण फल प्रदान करता है। जैसा कि यहाँ ऋषि लिखते हैं रवि के होरा आदि में। अब देखिए आदि में इसका अर्थ हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग जल्दबाजी में आदि इत्यादि वगैरह हम लोग ले लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं। आदि मतलब शुरुआत में पूर्ण फल, अंत में शून्य फल होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए बहुत छोटी सी बात कही है, बहुत कम कहकर ज़्यादा कह दिया है। इसे समझने से पहले और आगे चलते हैं, एक लाइन और पढ़ते हैं सूत्र की। देखिए यहाँ पर जो है मध्य की जो लाइन थी, यहाँ पे ऋषि कहते हैं दृष्काण्यपि विचिंतयेत। सो बेसिकली इन्होंने कह दिया है कि दृष्कान आदि में भी इसी प्रकार विचार करें। कहने का अर्थ है कि सभी वर्गों में इसी प्रकार विचार करें। ठीक है, समझ लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक होरा जो होती है वह 15 अंश की होती है, 0 अंश से लेकर 15 अंश की होती है। तो ऋषि ये कहते हैं कि यदि कोई ग्रह 0 अंश पर बैठा है, 0 अंश पर होगा तो एटलीस्ट उसके पास कुछ तो जो है विकला होगी, कुछ सेकंड तो चला ही होगा, मिनट नहीं चला होगा। तो यदि वह 1 सेकंड भी चल चुका है तो वह पूर्ण रूप से बली है, वो अपनी दशा अंतर में फल दिखाएगा। परंतु यही ग्रह यदि 15 अंश पर बैठा है या मान लीजिए 14 डिग्री पर बैठा है तो वो कहीं ना कहीं डेथ की ओर जा रहा है, वो उसकी स्थिति अब डावाडोल हो चुकी है, वह ग्रह बलहीन हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आशा कर रहा हूँ बात समझ में आ गई है। नहीं भी समझ में आई है तो अभी जब हम अपने उदाहरण लेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को सब कुछ समझ में स्वतः ही आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये एक जो है पत्रिका है, यहाँ पर आप लोग देखिए मेष लगन की पत्रिका है। और ऋषि पराशर धन योगाध्याय में आदि में कहते हैं कि द्वितीय भाव, एकादश भाव, पंचम और नवम, ये 4 भाव जो हैं ये धन प्रदायक भाव हैं। इनके स्वामी जो हैं वो धन
दिया करते हैं। जब इन 4 भावों के स्वामियों में आपस में संबंध बन जाए या इन 4 भावों के स्वामी जो हैं वो बलवान हो जाएं तो धन व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो आज के भौतिक युग में केवल धन की ही मान्यता है, इस बात में संशय नहीं है। यदि आप धनवान नहीं हैं तो आपको जो है समाज एक हेय दृष्टि से देखता है, ना ही आपका सम्मान होता है समाज में और ना ही परिवार में। ये एक आज का बड़ी विडंबना है आज के समय की। खैर, तो हम लोग द्वितीय भाव से शुरू करते हैं। तो देखिए द्वितीय भाव में जो है वृषभ राशि है, मेष लगन की चूँकि पत्रिका है, तो धनेश जो है वो शुक्र हुआ। शुक्र अपने ही भाव में बैठा है। इसी के साथ शनि जो है वो लाभ स्थान में बैठा है, वो उसी का स्वामी है, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग जो है द्वितीय भाव में है और एकादश भाव में है। इसके अलावा पंचमेश उच्च राशि का है, लग्न में सूर्य, और भाग्येश जो बृहस्पति है वो चतुर्थ भाव में उच्च राशि का है। तो अब इस पत्रिका वाले व्यक्ति के पास धन नहीं होगा तो किसके पास होगा? परंतु ऋषि ने जो ये सूत्र कहा है कि होरा के शुरुआत में आदि में पूर्ण फल, मध्य में 50 फल मतलब 50% वो रिजल्ट देगा मध्यम फल, और अंत में 0 फल देगा। तो अभी समझने वाली बात यह हो जाएगी कि इसे अप्लाई कैसे करें। ऐसी पत्रिका जब दिखती है तो आपको देखते ही लगेगा अरे यह इंसान तो अरबपति होगा, एटलीस्ट करोड़पति तो होगा ही, परंतु स्थिति तो इसके बिल्कुल विपरीत है, व्यक्ति के पास धन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सूत्र जो हैं जो कि आपके काम बहुत आने वाले हैं। तो विलम्ब नहीं करते हुए चलते हैं सूत्र पर। देखिए सबसे पहले हम लोग शुक्र को चेक करते हैं। देखिए शुक्र जो है 14 अंश पर है। तो शुक्र जो है वो कौन है? स्त्री ग्रह है। वृषभ राशि कौन सी राशि होती है? स्त्री राशि होती है। वेरी गुड। अभी स्त्री ग्रह स्त्री राशि में ही बैठा है, बहुत अच्छे। 14 अंश पर बैठा है, अर्थात 0 से 15 अंश पर्यंत स्त्री राशि में चंद्र की होरा होती है। तो बहुत बढ़िया, यह शुक्र चंद्र की होरा में है। परंतु फिर धन क्यों नहीं दिया इसने? क्यों नहीं दिया? क्योंकि शुक्र 14 अंश का है और 15 अंश पर चंद्र की होरा समाप्त हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुक्र चंद्र की होरा में अंतिम भाग पर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह शुक्र निष्फल हो गया है, यह बलहीन हो गया है, इसका 0 फल प्राप्त होगा। तो धनेश का 0 फल प्राप्त हो गया। ना तो परिवार का, कुटुंब का सुख मिल रहा है और ना ही धन की प्राप्ति हो रही है। अब यहाँ पर आप लोग पत्रिका देखते रहिए और सोचते रहिए कि धनेश धन भाव में है, लाभेश लाभ भाव में है, पंचमेश उच्च का है, भाग्येश बृहस्पति भी उच्च का है। ऋषि कहते हैं पंचम और नवम विशेष लक्ष्मी स्थान है। अब ऐसी स्थिति में भी जो है धन नहीं है, तब लगेगा ज्योतिष में कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, सब बकवास है, सब बकवास लिखा है। तो चलो कोई दूसरी विधा सीखेंगे, चलो भृगुनंदी नाड़ी सीखेंगे, है ना, चलो कृष्णमूर्ति सीखेंगे। भाई साहब कहीं भी चले जाइए, कुछ भी सीख लीजिए, लेकिन यदि आपने प्रिंसिपल अगर सटीक नहीं लगाया है, आप किसी भी विधा से फलित नहीं कर सकते। और यदि प्रिंसिपल्स आपने सही लगाए हैं, आपको प्रिंसिपल सही पता है, तो आप ज्योतिष की किसी भी विधा से बेहतरीन फलादेश कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे फलादेश जो है वो समान ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो हालांकि अब हर एक विधा की अपनी एक सीमा होती है। इस बात से मैं इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो भृगुनंदी नाड़ी में बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें जो है वो पराशर आदि में अच्छी हैं, है ना, कुछ जैमिनी में बहुत अच्छी हैं। तो उसका चयन जो है वो एक अच्छा ज्योतिषी ही कर सकता है। जैसे कि यदि पहले के काल में अगर जाएंगे तो क्षत्रियों के पास कई प्रकार के अस्त्र होते थे, है ना, किसी के पास ब्रह्मास्त्र भी है, किसी के पास अग्निबाण भी है, ठीक है। तो आपके पास आपके तर्कश में कई प्रकार की विधाएं जो हैं होनी चाहिए। आज के समय पर आपको पराशर का ज्ञान भी होना है, आवश्यक है, आपको जैमिनी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो कब कहाँ पर कौन सी विधा लगानी है, किससे फलादेश निकाल लेना है, ये तो आपके विवेक पर ही निर्भर करता है। तो हम लोगों ने देखा कि शुक्र किस प्रकार बलहीन हो गया है होरा वर्ग में। आइए अब चलते हैं हम लोग शनि पर। तो देखिए लाभेश शनि जो है वो लाभ स्थान में है। शनि स्त्री ग्रह ऋषि ने बताया हुआ है और शनि पुरुष राशि में है। तो यहाँ पर एक जो है माइनस पॉइंट हम लोगों को प्राप्त हो जाता है।
इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि शनि 13 अंश पर बैठा है। इसका अर्थ यह हुआ कि शनि जो है वह सूर्य की होरा में बैठा है। हम लोग जानते हैं कि विषम राशि में पहली होरा सूर्य की होती है, अर्थात 0 से 15 अंश पर्यंत सूर्य की होरा और 15 से ले आगे 30 अंश तक चंद्र की होरा होगी। तो अभी शनि जो है वह सूर्य की होरा में बैठ गया है और वह कितने अंश पर बैठा है? 13 अंश पर। अब देखिए सूर्य की होरा जो है उसकी शुरुआत जो है वो 0 अंश से होती है कुंभ राशि में, 15 अंश पर्यंत है, अर्थात वह 2 अंश केवल पीछे है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं यह शनि भी जो है निष्क्रिय हो गया है। धन और परिवार, चरित्र इत्यादि का विचार जो है द्वितीय भाव से किया जाता है। परिवार से जो संस्कार मिलते हैं उसका विचार किया जाता है। तो यहाँ भी स्थिति शनि की भी डावाडोल हो गई है। अब शनि जो है वो कुछ करने में सक्षम नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसी पत्रिकाओं में व्यक्ति जो है साधारण कोई भी ज्योतिषी जो होते हैं तो सूत्र के अभाव में, जानकारी के अभाव में एक बार भ्रमित हो जाते हैं कि ज्योतिष कार्य नहीं करता। तो उसका रीज़न ये है, देखिए आगे चलते हैं। देखिए सूर्य पर भी हम लोग चलते हैं। देखिए सूर्य जो है वो पुरुष ग्रह है और वो पुरुष राशि मेष में बैठा है उच्च का होकर के। वेरी गुड, एक सिद्धांत, एक प्लस पॉइंट हम लोगों को मिल गया। परंतु सूर्य तो 28 अंश पर चला गया है, अर्थात 15 अंश के बाद मेष राशि में चंद्र की होरा आती है। पुरुष ग्रह सूर्य वो चंद्र की होरा में चला गया है। कितने अंश पर है? तो 28 अंश पर है। 30 अंश पर जो है चंद्र की होरा समाप्त हो जाएगी। अगेन यह भी 2 अंश पूर्व ही बैठा है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ कुछ मिलना नहीं है सूर्य से भी। पंचमेश सूर्य जो है उससे भी बहुत अधिक कुछ मिलना नहीं है। आगे चलते हैं, भाग्येश की तरफ जरा मूव करते हैं, देखते हैं गुरु की स्थिति। तो अब गुरु पुरुष ग्रह है, अब वो जो है स्त्री राशि में बैठ गया है, तो एक माइनस पॉइंट इधर हो गया अपना। और सेकंड इज़ दैट जुपिटर इज़ पॉजिटेड इन सेकंड होरा, विच मीन्स सन्स होरा में ये बृहस्पति जो है बैठा हुआ है और 29 अंश पर बैठा हुआ है। अगेन यह भी जो है अंतिम भाग में है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह बृहस्पति जो है निष्फल हो गया है धन के मामले में। द्वितीय भाव के जितने भी फल होते हैं कहीं ना कहीं उसमें यह बृहस्पति कमी कर देगा। ये 4 ग्रह जो हैं जो कि मेष लग्न में धनदायक हैं, इनकी स्थिति बहुत ही अशुभ हो गई है। ये 4 ग्रह कुछ भी करने में सक्षम रह नहीं गए हैं। इसी प्रकार से सभी वर्गों में अंशों के अनुसार समझना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं दृष्कांड, तो दृष्कांड में 10 अंश का एक दृष्कांड होता है। तो 0 अंश या 1 अंश 2 अंश आदि पर यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो मानकर चलिए वो अपना पुण्य फल प्रदान करेगा। अब जैसे जैसे मान लीजिए कि 0 अंश पर अगर कोई ग्रह है तो वो 100% यदि फल करता है, तो वो 2 अंश पर जब जाएगा तो 100% से कुछ उसके फीसदी में फल देने की की क्षमता है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। इसी क्रम में आप धीरे धीरे उसको एक चार्ट के रूप में आप उसका निर्माण कर सकते हैं और बिल्कुल सटीक फलादेश कर सकते हैं। आपको D2 खोलने की आवश्यकता ही नहीं है, होरा वर्ग में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और जो भ्रामक स्थिति बनी हुई उसमें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल D1 में देखिए, मैंने जो सूत्र कहा उसे आप लगाइए और आप फलादेश दे दीजिए। इसी प्रकार से आप जितने भी वर्ग हैं उस वर्ग का जो स्पैन है, जैसे कि नवांश का 3 अंश 20 कला का है, तो 3 अंश 20 कला अर्थात 200 कला, 200 मिनट का एक नवांश होता है। ठीक है, 3 डिग्री इंटू 60 इट मीन्स 180 मिनट्स एंड प्लस 20, तो 200 मिनट। अब 200 मिनट्स को आप एक अपने सुविधा के अनुसार विभाजन कर लीजिए उसका, उस क्रम में आप उसको घटते क्रम में जो है सजा लीजिए कि ये इतने अंश पर होगा तो इस प्रकार से फल करेगा, इतना % ही रिजल्ट देगा, ऐसा करेगा। तो अभी बात जो है आपके समझ में आ गई होगी कि होरा वर्ग को कैसे देखना चाहिए। किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़ें। मेरा कहना एक ही है कि पढ़ें तो ऋषियों को पढ़ें, और नहीं तो ऐसे इंसान को फॉलो करें जो कि भाई उसने कार्य किया हो, अच्छा खासा कार्य किया हो। और एक बात मैं और कह दूं कि जिस ज्योतिषी ने भर भर कर पुस्तकें लिखी हैं
उनको तो फॉलो बिल्कुल भी ना करें। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है आपको। जिसने भर भर कर पुस्तकें लिखी हैं उनको तो फॉलो ही ना करें। वो इंसान खुद ही जो है सक्षम नहीं है। और पुस्तकें लिखना आज के समय पर कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं है। आप 15 क्लासिकल्स उठा लाइए और उसमें से एक एक दो दो सूत्र जो है चुरा कर आप फर्दर उसमें भाषा चेंज करके और कई प्रकार की चीज़ें मिश्रण करके आप अपनी किताब लिख करके छपवा सकते हैं। तो उससे कोई लाभ होना नहीं है। लाभ तब होना है, पुस्तकें ऐसी लिखनी चाहिए जिससे कि समाज में जब वो पुस्तकें जाएं तो व्यक्ति को लगे कुछ नया मिला, हमें सटीक मिला। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ गए हैं। ये जो मैंने सूत्र दिया आप लोगों को डिग्रियों का, इसको आप लोग सभी वर्गों पर लगाइए और आनंद लीजिए, फलादेश कीजिए। आज के लिए वीडियो इतना ही रखता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।